हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। एक्चुअली गाइस, किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि विंग कितना ज़्यादा सेल्फिश है, तो मैं उस एक कमेंट का जवाब थोड़ा सा देना चाहूँगी। एक्चुअली देखो, जब हमें कुछ चीज़ नहीं मिलती, विंग जिसकी ज़िंदगी में हमेशा से बुरे लोग ही रहे हैं, उसके डैड की मौत के बाद तो उसकी मॉम ने, उसके ब्रदर सिस्टर, स्टेप डैड, सब लोग उसे एक तरीके से टॉर्चर कर रहे थे, उससे प्यार नहीं कर रहे थे। विंग को अपने पूरे 19 साल की 18 साल की ज़िंदगी में एक बार भी कभी ऐसा महसूस तक नहीं हो पाया कि उसकी ज़िंदगी में कोई है जिसके लिए वो जी सके। और इन द एंड उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए, सेल्फ वर्थ बचाने के लिए वो डायरेक्ट कूद गया उस नदी में जहाँ पे वो मरना चाहता था। उस विंग को कोई ऐसा इंसान मिले जो उसे पैम्पर करे, प्यार करे और उसकी इतनी गलतियों को माफ़ कर दे, जिसमें उसे पता चलता है कि पास में उसके ही एक मतलब जिसकी बॉडी में वो है, उस इंसान ने पहले से उस इंसान को मतलब वांगजी को इतना टॉर्चर किया है, उसको मारने की कोशिश की है, तब भी वांगजी विंग को बचाए। तो क्या विंग को उससे प्यार नहीं होगा? क्या विंग सेल्फिश नहीं बनेगा? वो इंसान जिसे कभी प्यार नहीं मिला अपनी ज़िंदगी में, एक बार को उसका मन तो फिसलेगा। वही है, क्योंकि हम फिक्शनल दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इमोशंस को छिपा सकते हैं। ये एक फीलिंग है जो लोगों में आ जाती है, और ये फील करने वाले लोग बुरे नहीं होते, उन्हें दुनिया बुरी बना देती है। तो विंग की ज़िंदगी जो पुराने समय में रही मॉडर्न वर्ल्ड में, उस ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस ने उसे ऐसा सोचने पर और करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर भी देखो, वो अपनी जान खतरे में डाल सकता है, लेकिन वांगजी की बिल्कुल नहीं। वो वुशियान को गलत ठहरा रहा है, क्योंकि वुशियान के पास इतनी अच्छी फैमिली है, इतना सब कुछ है, इतना अच्छा हस्बैंड है जो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, उसके लिए अपनी जान दे सकता है, और जिसकी जान वो लेने की कोशिश कर रहा है उसे माफ़ कर सकता है। तो क्या वुशियान को एक बार नहीं सोचना चाहिए था वांगजी के बारे में? विंग की थिंकिंग इस तरह की थी, इसलिए वो वुशियान को गलत समझ रहा था। और जहाँ तक विंग ने अब तक देखा था अपनी ज़िंदगी में, उसने ऐसी कई फोर्स मैरिज देखी हैं उसके टाइम में, मॉडर्न वर्ल्ड में, जब वहाँ पर इतनी फोर्स्ड मैरिज हो सकती है, उसमें ये सब केसेस बहुत नॉर्मल दिख सकते हैं। तो ये तो फिर इतना पुराना समय है, हिस्ट्री है, उसमें ये सब तो बहुत नॉर्मल हुए विंग की नज़रों में। इसलिए वुशियान गलत है, वांगजी नहीं। खैर, ये तो मैंने विंग का ओपिनियन बताया है आपको। अगर कोई और डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड किसी ने मुझे सजेशन दिया था कि मैं मॉडर्न वर्ल्ड के विंग को विंग बुलाऊं एंड हिस्टोरिकल वर्ल्ड के विंग को मैं वुशियान बुलाऊं। तो ये सजेशन मुझे काफ़ी पसंद आया। इससे हमारे जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। तो ऑल राइट, मैं आपसे जो मॉडर्न एरा का विंग था उसे वुशियान कहूँगी, और हिस्टोरिकल वर्ल्ड का जो विंग था उसे वुशियान कहूँगी, और मॉडर्न वर्ल्ड के विंग को हम विंग ही बुलाएंगे। फिलहाल हम मॉडर्न वर्ल्ड में जो विंग की बॉडी है, उसके अंदर जो सोल है हिस्टोरिकल विंग की, उसको वुशियान बुलाएंगे। तो चलो, अब बिना देरी के आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं वुशियान, जो अभी भी उस अस्पताल के हॉस्पिटल के बेड पर आराम से लेटा हुआ है और अपनी आंखें इधर उधर चारों दिशाओं में दौड़ाया जा रहा है। साथ ही साथ उसके पास में वो जो एक डॉक्टर उसे चेक कर रहा है, कभी उसके हाथ को और कभी उसके हाथ में लगी पट्टियों को जांच रहा है, कभी उसके माथे की पट्टियों को बदल रहा है। उस इंसान को भी वो देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। खैर, उसके समय में भी इतने अच्छे तरीके से ऐसे इलाज नहीं किया जाता है जैसे इस राज्य में किया जा रहा है। वुशियान के लिए तो ये कोई दूसरा राज्य ही है। कुछ समय बाद सुजैन जो अपने फ़ोन की तरफ देखता है, और उस एक यंत्र को देखकर वुशियान क्यूरियोसिटी के मारे पूछ लेता है, ये क्या है? सुजैन कहते हैं, ये दूरभाषी यंत्र है, इससे हम लोगों से दूर से बात कर सकते हैं। कोई हमसे कितना ही दूर क्यों ना हो, हम उससे बात कर सकते हैं। कैसे मैं मेरे माता पिता से बात कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो, पर हाँ, ऐसा एक यंत्र उनके पास भी होना चाहिए। तो तुम इस यंत्र से उस यंत्र में कॉल लगा सकते हो। हाँ, विंग को समझ नहीं आया ये शब्द कॉल। सुजैन कहते हैं, वो एक, कैसे समझाऊं, कनेक्ट कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, संपर्क है ना, वो कर सकते हो।
तभी उन्हें अपने मैसेज दिखाई देता है जिसके फ़ोन में उनके फ़ोन में मैसेज आया था। वो उस मैसेज को पढ़ते हैं और कहते हैं, अरे मुझे जाना पड़ेगा, पर तुम्हारे माता पिता आने वाले हैं, मैं तुमसे मिला बिना नहीं जा सकता, पर ये बहुत इमरजेंसी का मैटर है। सुनो, मुझे जाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है, अपना नाम बताओ। विंग कहता है, वी भूषण, तुम्हारा यही नाम है ना? सज्जन को थोड़ा सा डाउट हो रहा था और वो थोड़ी मस्ती के माहौल में रखते हुए भूषण से पूछ लेते हैं। भूषण कहता है, जी मेरा नाम वी भूषण है, राजकुमार वी भूषण। ठीक है राजकुमार भूषण, आप आराम कीजिए और मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। मेरा भाई अजान अभी शायद किसी परेशानी में है, इसलिए उसने मुझे मैसेज किया है, संदेश भेजा है, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ और आप आराम कीजिए। वो यहीं पास ही में है, हॉस्पिटल के पास ही मेरा अपार्टमेंट है। मैं यूँ गया और यूँ वापस आया, ठीक है? विंग कहता है, जी। जैसे ही सचिन वहाँ से निकल गए वैसे ही भूषण जो अपने दिमाग में सोचता है, अपार्टमेंट, वो क्या चीज़ है? क्या वो कोई राज्य है? हाँ, क्या इनके पास एक और राज्य है या कोई गांव? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेचारा भूषण जिसका दिमाग बस फटे जा रहा था सोच सोच के। तब उसे समझ आता है कि जो दरवाज़ा वहाँ लगा हुआ था, जिससे ट्रांसपेरेंट था, वहाँ से वो देखता है कि कुछ लोग चलते हुए आ रहे हैं। उन लोगों के कपड़े भी उस एक चिकित्सक की तरह, जो भी लांस जन आया था उसकी तरह छोटे छोटे थे। भूषण उन्हें देखता है और तुरंत ही पहचान जाता है कि ये लोग कौन है। जैसे ही वो सब लोग अंदर आते हैं उस कमरे में, वहाँ पर 2 लोग थे, एक तो मैडम यू और दूसरा जियांग फेमियन। जब दोनों अंदर आते हैं तो भूषण उठकर बैठ जाता है और कहता है, माँ, बाबा, आप दोनों सच में यहाँ आ गए। माँ। मैडम यू जो सच में अपने बेटे के लिए थोड़ी डर गई थी, तो वो आकर भूषण को हक कर लेती हैं और कहती हैं, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? हमें डॉक्टर ने बताया तुम्हारा एक्सीडेंट 1 महीने पहले हुआ था। हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ भाग गए थे? तुम्हें बताकर तो जाना चाहिए था। मैंने सुना तुम्हारी बहन बता रही थी तुम किसी लड़की के साथ भाग गए थे और शायद उस लड़की ने तुम्हें धोखा दे दिया है। तुम घर में से पैसे चुरा कर भी भाग गए। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कितने ज़्यादा परेशान है। हमारा पूरा बिजनेस डूबता जा रहा है तुम्हारी वजह से। तुम कैसे घर में रखी हुई इतनी बड़ी रकम को लेकर भाग सकते हो? तुम्हें किसने बताया कि घर में इतनी बड़ी रकम रखी हुई है? बताओ विंग। मैडम यू विंग भूषण को एकदम झंझोड़ रही थी पकड़कर। भूषण कहता है, माँ, अब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी जियांग फेमियन मैडम यू को पीछे खींचते हुए बोलते हैं, यू बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम तो ठीक हो ना? भूषण कहता है, जी पिताजी, पर माँ को क्या हुआ है? वो इतना अलग बर्ताव क्यों कर रही हैं? विंग जो फिर भूषण जो उनके कपड़ों की तरफ देखते हुए बोलता है, और आप लोग यहाँ अचानक कैसे आ गए? क्या हमारे राज्य पर खतरा अब नहीं है? क्या आपके ऊपर भी हमला कर दिया है लान राज्य के लोगों ने? अगर ऐसा किया है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उस लान वाग जी को नहीं छोड़ूंगा। इस बार तो वो बच गया था, अगली बार वो मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं बचेगा। मैं मार डालूंगा उसे, मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा उसे। उसने हमारे परिवार को बर्बाद करके अच्छा नहीं किया। मैं सच में नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की, मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने की। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। भूषण अब धीरे धीरे से बहुत कुछ बोलने लगा था। जियांग फेमियन जी ने तो हैरानी हो रही थी अपने बेटे की बातों को सुनकर, तो वो विंग को बस गले लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है, हमें बताया डॉक्टर ने। तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, एकदम नॉर्मल हो जाओगे। कुछ शब्द जो फेमियन और मैडम यू इंग्लिश में बोल रहे थे वो भूषण को समझ नहीं आए, लेकिन फिर भी उसने उन शब्दों का मतलब नहीं पूछा। उसे लग रहा था कि वो यहाँ 1 महीने से है, जैसे कि उससे चिकित्सक ने कहा। तो हो सकता है उसके माता पिता यही रहने लगे हों, उसके भाई बहन भी यही रहने लगे होंगे, और यहाँ के वेशभूषा और बात करने का तरीका सब कुछ उन लोगों ने सीख लिया है, इसलिए ये इसी तरीके के कपड़े पहन रहे हैं और उसी तरीके से बात कर रहे हैं। ये सोचते हुए भूषण जो उनके साथ चल देता है। मैडम यू और जियांग फेमियन मिलकर भूषण को वहाँ से डिस्चार्ज कराते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। भूषण कार में बैठ करके जियांग फेमियन के साथ उनके घर में आता है, जहाँ पर आते से ही यान ली जो उसके पास भाग कर आती है, कहती है, भाई तुम ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना?
आप बिल्कुल ठीक हो ना? मैंने सुना उस लड़की ने आपको धोखा दे दिया और हमें आज ही फ़ोन आया कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप एक ब्रिज से नीचे गिर गए थे। ये तो बहुत गलत हुआ। तभी मैडम यूँ कहती है, गिरा नहीं था, कूद गया था ये पागल सुसाइड कर रहा था। मुझे समझ नहीं आता ऐसा कौन सा इंसान इसकी ज़िंदगी में आई जिसकी वजह से इसने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा कि इसकी माँ इस दुनिया में है अभी। लेकिन मैडम ये नहीं सोच पा रही थी कि उन्होंने कितना जुल्म किया है विंग के ऊपर। हमेशा उसे अपने दूसरे बच्चों से नीचे माना, हालांकि वो उन सब दोनों का बड़ा भाई था, फिर भी उसके साथ बहुत बुरा हुआ। तो कैसे वो ये उम्मीद कर सकती हैं कि विंग उनके लिए जिएगा। खैर अभी वो यान ली को गले लगाकर बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? यान ली जो कहती है, मैं बहुत अच्छी हूँ, चलो चलो आपको अपने कमरे में ले चलती हूँ मैं, चलिए। विंग जिसके लिए उसका कमरा जो एक महल जितना बड़ा हुआ करता था, वो अभी एक छोटा सा कमरा था, बहुत छोटा सा, जिसमें कुछ भी सामान नहीं रखा हुआ था। वुशन कहता है, ये मेरा कमरा है। यान ली कहती है, हाँ ये आपका कमरा है, आपके लिए देखिए मैंने बिस्तर भी लगाया है, आप आराम कीजिए, यहाँ बैठ जाइए और आराम से सो जाइएगा। माँ मैं भाई का ख्याल रख लूँगी, आप जाइए। पिताजी आप भी जाइए, आप दोनों को बहुत परेशान होना पड़ा ना, कोई बात नहीं, अब मैं अपने भाई का पूरी तरीके से ख्याल रखूँगी। गगा आप टेंशन मत लीजिए। वुशियान को थोड़ा अजीब लगता है, गगा वो तो दीदी है ना अपनी बहन का, यानली तो उसकी बड़ी बहन है। पर खैर वो कोई सवाल नहीं करता। मैडम यू और जांग फेमैन के जाने के बाद में यान ली और जियांग चेंग जो खुद उसी समय पर अंदर आया था, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। विंग जो अभी बस बेड पर टिक कर बैठा ही था, तभी जियांग चेंग उसे पैर से लात मारते हुए नीचे गिरा देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से हमें फ़ोन लगवाने की? तुम्हें क्या लगता है तुम वापस आकर हमारी प्रॉपर्टी हड़प सकते हो? ऐसा नहीं होगा। यान ली जो अपने हाथों को अपने चेस्ट पर फोल्ड करते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ वापस आकर हम लोगों से हमारा हक छीन लोगे? मैं सब ऐसा नहीं होने दूंगी। और रही बात तुम्हें दोबारा यहाँ से भगाने की, तो तुम यहाँ से बहुत जल्दी भागोगे, बहुत जल्द। खुद माँ तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगी पिछली बार की तरह। और तुम देखना इस बार भी हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिसका इल्ज़ाम हम तुम्हारे सर डाल देंगे। तुम्हें पता है तुम जिस दिन यहाँ से भागे थे ना, उसी दिन हमें पता चला था कि मॉम के कमरे में पूरे 1 करोड़ युआन रखा हुआ था और हम दोनों ने उसे मिलकर चुरा लिया और उसका इल्ज़ाम तुम्हारे सर पे लगा दिया। वो पैसे हमारे पास अब नहीं बचे, लेकिन वो लोग तुमसे पूछेंगे और अब मज़ा आएगा। तुम क्या जवाब दोगे मॉम को कि तुमने उतने पैसों का क्या किया? वो शियान जो खड़ा होता है और कहता है, तुम दोनों को क्या हो गया है? सच्चे आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? तभी यान ली कहती है, सच्चे अचिंग मुझे लगता है इसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, इसलिए तो ये भी भूल गया है कि हम दोनों की उम्र में कितना अंतर है। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम भूलो चाहे याद रखो, तुम मुझे जे कहो या अपनी छोटी बहन, मुझे सोचते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ही नहीं और ना कभी बनना चाहती हूँ। और तुम्हारी ज़िंदगी को अगर मैंने नर्क ना बता दिया ना तो देखना। तभी जियांग चेंग कहता है, सही बात है, मैं भी तुम्हें इस घर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। यान ली जो कहती है, अचिंग अब ये तुम्हारे हवाले, कैसे इसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर हाँ इसे यहाँ मार मत डालना। यान ली ऐसे कहते हुए हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है। जियांग चेंग दरवाज़ा फिर से अंदर से बंद करता है और विभूषण के पास आता है, उसके हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, साथ ही उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोलता है, तो क्या हुआ स्वीट ब्यूटी, तुम क्या सब कुछ भूल गए? उस दिन कैसे मैंने तुम्हें हरेस किया था, तुम सब भूल गए? कैसे मैंने तुम्हें छुआ था तुम्हारे बदन पे, मुझे वो एहसास अब तक याद है, तुम कैसे भूल गए? और आज मैं तुम्हें कहीं का। तभी जियांग चेंग के फेस पर इतना जोर का स्लैप पड़ता है कि जियांग चेंग विंग के ऊपर से उसकी पकड़ छूट जाती है और वो तुरंत नीचे गिर जाता है। वो शियान जो जियांग चेंग की कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, तुम क्या बक रहे हो अचिंग, तुम्हें समझ भी आ रहा है? जियांग चेंग अगर तुम मेरे साथ ये मजाक कर रहे हो तो ये मजाक बहुत भारी पड़ेगा। मैं बहुत बुरी कंडीशन में हूँ, सच में मैं उस इंसान को मार नहीं पाया। मैं पहले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ
और मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद तुम्हारा इन शब्दों के कहने का क्या मतलब है? जियांग चेंग जो वुशियान के हाथ को हटाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे हाथ लगाया, मुझे? तुम देखना, अब तुम इस घर में बिल्कुल नहीं रह पाओगे और तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने ऊपर, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद जियांग चेंग वुशियान को बेड पर पटक देता है। वुशियान जो तैयार नहीं था तो वो गिर गया बेड के ऊपर, जो बेड जो बहुत ज़्यादा कठोर है, बिल्कुल भी नरम नहीं है। वुशियान जब उस बेड पे गिरता है तो उसे पहली चीज़ वो एक बिस्तर याद आता है जिस पे वो रोज़ रात को सोता था। फिर वो देखता है कि जियांग चेंग उसके ऊपर आ रहा है। जियांग चेंग जो उसके हाथों को दोनों तरफ एकदम पकड़ लेता है कस के और कहता है, तुम्हें मैं बताता हूँ कि आखिर मैं चीज़ क्या हूँ। जियांग चेंग जो उसे किस करने वाला था, पर विंग को ये सब देखते हुए वो सब याद आ रहा था जब वांग जी ने उसे फोर्स किया था। वो वुशियान जो तुरंत उसे लात मार के नीचे गिरा देता है और कहता है, क्या कर रहे हो याचिंग? तुम्हें समझ भी आ रहा है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हें भाई मानता कौन है? और तुम ये भाई भाई चिल्लाना बंद करो। तुम्हारी याददाश्त चली गई है, मैं ये मान ही नहीं सकता। तुम नौटंकी कर रहे हो। एक तो तुम अपने बाप को खा गए, इसके बाद तुम्हारी माँ ने मेरे डैड को फंसा लिया, और अब देखो तुम दोनों यहाँ बैठ करके राज कर रहे हो। वेल, मैं तुम्हारी मॉम को अपनी मॉम मानता हूँ क्योंकि वो रियली मेरी मॉम है, बट एक्चुअली मैं तुम्हें अपना भाई कभी नहीं कंसिडर कर सकता। क्या पता किस गंदी नाली का खून हो तुम। जियांग चेंग की इतनी ज़्यादा कड़वी बातें सुनकर वी वुशियान को इतना गुस्सा आता है कि वो कॉलर पकड़ता है जियांग चेंग की और तुरंत रूम का दरवाज़ा खोलकर उसे सीधे लिविंग एरिया में ला करके पटक देता है और उसके फेस पर इतने पंचेस मारने लगता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जियांग फैमियन जो अभी अभी आराम करने के लिए गए थे और इतनी ज़्यादा आवाज़ें सुनकर जो जियांग चेंग चिल्ला रहा था, चीख रहा था, वो सुन करके बाकी सारे मेंबर्स भी निकल के नीचे आ गए थे। यान ली जो विंग को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वुशियान यान ली को धक्का देता रहता है क्योंकि यान ली ने जो कुछ उससे अंदर कहा था उसके बाद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। पहले से ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और जियांग चेंग की हरकतों ने उसे लान वांगजी की याद दिला दी है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और जियांग चेंग को इतनी मार पड़ती है कि वो आखिरकार बेहोश हो जाता है। मैडम यू जो आकर विंग को पीछे खींचती है और वुशियान के फेस पर स्लैप करने को बढ़ती है, लेकिन उनका हाथ जियांग फैमियन पकड़ लेते हैं और कहते हैं, यू क्या कर रही हो ये? मैडम यू कहती है, गलती मेरी ही है, मुझे इसे पहले ही अनाथ आश्रम भेज देना चाहिए था। यहाँ ला करके मैंने आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। ये मेरे दोनों बच्चों पर कितना जुल्म कर रहा है। अचिंग अचिंग ऐसा कहते हुए मैडम यू जियांग चेंग को अपने गोद में उठा लेती है और कहती है, मेरे बेटे को कितना मारा है तुमने, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। अचिंग कितना खून निकल रहा है, तुम्हें दिख रहा है उसके फेस से खून निकल रहा है, तो तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि तुम्हारा बेटा कितने गुस्से में है। विंग तुम बताओ बेटा क्या बात है? वुशियान कहता है, पिताजी मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जियांग चेंग ने बहुत घटिया हरकत करने की कोशिश की है जो बर्दाश्त के बाहर है, और मैं वो सब कहकर अपना मुंह भी गंदा नहीं करूँगा। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पर जियांग फैमियन जो विंग को वहीं बैठा देते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम जो तक बताओगे नहीं हम समझेंगे कैसे, और मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी बात बताओ। अब तक मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोला, पर जैसे मैंने तुम्हारी वो खबर सुनी कि शायद तुम मर गए हो, मैं कुछ कह ही नहीं पाया। वी वुशियान जो जियांग फैमियन की बातों को समझ नहीं पा रहा था कि ये कहना क्या चाहते हैं, लेकिन धीरे से उसकी आंखें एक फ़ोटो फ्रेम पर जाती हैं जो कि वॉल पर लगा हुआ था। उस फोटो में वो खुद है, वो भी उसके बचपन की फ़ोटो है जिसमें वो मॉडर्न एरा के कपड़ों में अपनी मॉम के साथ है और जिसमें एक और इंसान उसके साथ में खड़ा हुआ है। वी वुशियान उसके पास जाता है और उस पिक्चर को हाथ लगाने लगता है। तभी फैमियन विंग के पास आते हैं और उसे पीछे पलट कर उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा उसे मत छूना, अगर तुम उसे छूते हो तो मुझे ऐसा लगता है तुम अपने पिता को मिस कर रहे हो, तुम उन्हें याद कर रहे हो, और ऐसा लगता है कि तुम मुझे कभी अपना पिता मान ही नहीं पाए हो। गलती मेरी है, मुझे पहले ही तुम्हारे लिए कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए था। आली डॉक्टर को कॉल करो, आचिंग का इलाज कराओ। विंग तुम मुझे बताओ आचिंग ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुमने उसे इतना मारा है? वी वुशियान जो उस फोटो को देखकर ही नहीं समझ पाया था कि ये क्या है, फिर उसे कुछ चीज़ें समझ आने लगती है तो वो कहता है, पिताजी क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरी उम्र क्या है? क्या हुआ बेटा,
तुम्हारी उम्र अभी 19 साल है। असल में हिस्टोरिकल बीइंग जिसकी एज ऑलमोस्ट 21 के आसपास थी, तो वो हैरान था। वो सोचता है कि वो कहीं और है। जैसे कि उसने एक किताब पढ़ी थी जियांग राज्य में, जिसमें एक अलग ही दुनिया के बारे में बताया गया था। वो किताब उसके हिडन एरिया में थी, फॉरबिडन एरिया में थी, जिसके बारे में किसी को पढ़ना मना था और वो एक मिथ की तरह मानी जाती थी कि ऐसा कभी नहीं होता है, कोई कभी इस दुनिया में गया ही नहीं है। पर वी वुशान को जो जब याद आता है ना, तो वो समझ जाता है। उसे समझने में समय नहीं लगता है कि ये सब चल क्या रहा है। तब वो जियांग चेंग को देखता है, जो कि उसके भाई आचिंग की तरह दिखता है, पर ये आचिंग नहीं है। यान ली जो वहाँ बैठ करके आचिंग की इतनी केयर कर रही है, अगर अभी ये उसकी सज्जय यान ली होती तो पक्का वो वी वुशान से पूछती, जैसा अभी जियांग फेमैन पूछ रहा है वैसा यान ली करती उसके साथ। वो उससे पूछती कि उसने क्यों इतना मारा है आचिंग को। आचिंग को वो इलाज करती, लेकिन वो विंग से भी पूछती। वो मैडम यू खुद भी विंग से पूछती, क्योंकि वो उसकी खुद की माँ है ना। तो अभी वुशान से उन्होंने कुछ नहीं पूछा, इसका मतलब ये कोई और ही दुनिया है। वुशान ने गहरी सांस छोड़ करके अंदर जो कुछ हुआ सब कुछ बता देता है। इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि वो पुरानी बातें भूल चुका है, उसे कुछ याद नहीं है सिवाय इसके कि जियांग फेमैन उसके पिता हैं और मैडम यू उसकी मॉम। और ये जो तस्वीर में ये इंसान है, इसे विंग नहीं जानता। ये कौन है वुशान को नहीं पता। फेमैन को ये सुनकर इतनी खुशी होती है कि वो विंग को वुशान को एकदम गले लगा लेता है और कहता है कोई भी नहीं, बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम इसे भूल गए हो, कोई बात नहीं, तुम इसे भूल सकते हो, तुम्हें सिर्फ मुझे याद रखना है। तुम मुझे याद रख पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। चलो तुम आराम करो और तुम दोनों इसका इलाज करा के इसको कमरे में पटक देना। और जो मैंने अब सुना है ना, उसके बाद मैं कभी भी इस इंसान पर यकीन नहीं कर पाऊंगा। तभी मैडम यूँ कहती हैं आपको उस पर यकीन है, वो तो आपका खुद का बेटा भी नहीं है, फिर भी आपको उस पर यकीन है और अपने खुद के बेटे पर यकीन नहीं है। तभी फेमैन जो वुशान से कहते हैं बेटा तुम जाओ। वुशान जो वहाँ से जाने से रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि उसे जानना है आखिर ये चल क्या रहा है, ये सब कुछ क्या है। तब फेमैन बताते हैं कि असल में उन्हें लगभग 1 हफ्ते पहले ये पता चला था कि उनके पैसे विंग ने नहीं चुराए हैं, बल्कि उनके खुद के अपने बेटे ने और बेटी ने मिलकर चुराए हैं और उन्हें पार्टी करने में उड़ा दिया है, जिससे उनका बिजनेस डूब गया है। और वो मैडम यू को इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि मैडम यू को प्यार कहीं उन दोनों के लिए कम ना हो जाए और कहीं वो उन दोनों से दूर ना हो जाए। वो डिसअपॉइंटेड फील करेगी, पर आज तो हद हो गई है। वो अपने बेटे को इतना ज़्यादा नीचा समझ के बैठी हुई है और इतना कुछ होने के बाद भी वो अपने खुद के बेटे पर विश्वास नहीं कर रही है। और उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता थी। ऊपर से वहाँ जो एक कैमरा उनके घर में लगा हुआ था, वो भी उन्होंने चेक करवाया था, जिसमें उन्हें उस दिन की हरकत भी पता चली जब विंग को घर से बाहर निकाल दिया था मैडम यू ने। तब जियांग चेंग ने क्या किया था, इसलिए उन्हें बहुत आसानी हुई अभी वी वुशान की बातों पर यकीन करने में। वी वुशान ये सुन करके बहुत हैरान था कि इस दुनिया के विंग के साथ कितना बुरा हुआ है। तो वो सोचता है कि वो पता लगाएगा कि उसके साथ और क्या क्या हुआ है। ऊपर से जियांग चेंग उसका भाई है और अपने ही भाई के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने के बारे में सोच भी सकता है। वुशान को तो ये सोच करके बहुत गुस्सा आ रही थी और उसे इसलिए भी गुस्सा आ रही थी क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ ना, उसे वो भी याद आ रहा था। अभी वुशान जो वहीं पर एकदम रुका हुआ था, कुछ टाइम बाद फेमैन उसे जो है एक अच्छा सा कमरा देते हैं और वहाँ जा करके उसको बोलते हैं कि वो यहाँ रहेगा। वुशान की ज़िंदगी अब यहाँ पर कुछ कुछ बदलने लगी थी। साथ ही साथ वो काफ़ी कुछ चीज़ें समझ रहा था, देख रहा था और सीख रहा था। ऊपर से वो ये सोच रहा था कि अगर वो कभी दोबारा अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट पाया तो, पर फिर उसके दिमाग में ये भी आता था कि वो क्यों ही लौटेगा, वहाँ उसका है कौन। फिर उसे याद आता है कि उसकी मॉम, उसकी माँ, उसके बाबा, उसका भाई, उसकी बहन, सब लोग वहीं हैं और वो अपना ज़िंदगी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसे वापस जाना होगा। वो वापस जाएगा और वापस जा कर के अपने दुश्मनों को सज़ा देगा, स्पेशली लान वांगजी को। इसलिए वी वुशान जो फ़ोन चलाना सीखता है, जियांग फेमैन उसे फ़ोन चलाना सिखाते हैं और वी वुशान जो काफ़ी चीज़ें सर्च करता है और काफ़ी सारे औजार बनाना सीखता है, जिससे हम दूर से ही किसी इंसान को मार सकते हैं और साथ ही साथ हम किसी भी इंसान को धीरे धीरे कैसे मार सकते हैं, उसे परेशान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो देखता है जो कि उसे फिर अपनी पुरानी दुनिया में काम आएगी। हिस्टोरिकल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो हिस्टोरिकल वर्ल्ड में उसके लिए एक एडवांटेज की तरह काम करेगा। इसके अलावा वी वुशान वहाँ पर काफ़ी सारी भाषाओं के बारे में भी देख पा रहा था। उसकी दुनिया में तो कुछ ही भाषाएं हैं जो वो जानता है, उसको आती भी हैं,
पर इस दुनिया में काफ़ी सारी भाषाएं हैं। तो विभूषण जो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचता है, अगर वो कुछ भाषाएं यहाँ से सीख ले और फिर वापस जाएगा तो कितनी आसानी होगी उसे किसी भी पत्र को किसी और जगह पर भेजने में। और अगर वो वही भाषा अपने लोगों को सिखा दे तो वो लोग आपस में मिल करके किसी भी एकदम गुप्त बात को भी खुलकर कर सकते हैं, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आएगी। विभूषण काफ़ी समझदार है, इसी के चलते वो बहुत सारी चीज़ें सीखने लगा था। अभी उसे यहाँ इस दुनिया में आए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और इस 1 हफ्ते में वो एक बार भी उस चिकित्सक से नहीं मिला था जिससे वो पहले दिन मिला था। आज विभूषण जो अपने पिता से कहता है कि उसे बाहर जाना है, वो सब कुछ भूल चुका है। तो वो ये भी भूल चुका है कि ये जो अब उसके फ़ोन में दिख रही चीज़ है जिसे कार कहा जाता है, वो चीज़ क्या है उसे देखनी है, जिसमें बैठकर वो चिकित्सालय से वापस अपने घर को आया था। वो चीज़ उसे देखना है, कैसे चलती है, कैसे काम करती है और कैसे यहाँ पे लोग कपड़े पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बातें करते हैं, सब कुछ उसे देखना है। विभूषण की इतनी क्यूरियोसिटी देख करके जो फैमियन है उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विभूषण कभी अपने पिता से बात नहीं करता था। उस पर अगर जुल्म भी होते थे ना, वो खुद स्टैंड नहीं लेता था और अगर फैमियन उससे जाके कुछ पूछते थे तो वो दूर भाग जाया करता था। विंग को डर लगता था, क्योंकि असल में तो जियांगछेंग और यानली के पिता है ना फैमियन, तो वो कैसे विंग की मदद करेंगे। तो विंग कभी उनकी खुद की परेशानी उन्हें बताता नहीं था और उनसे दूर भाग जाता था, और जब भी वो मदद करने की कोशिश करते तब भी वो वहाँ से चुपचाप से निकल जाया करता था। और होता है ना, अगर आप किसी के लिए स्टैंड ले रहे हो और वो खुद अपने लिए कभी स्टैंड ना ले तो आपको उस इंसान के लिए लड़ना मुश्किल हो जाता है। वही सीन था। लेकिन आज पहली बार विंग ने उनके अकॉर्डिंग उसने अपने लिए स्टैंड लिया, तो उन्होंने भी मदद की और आज वो घूमने जाने की बात कर रहा है। फैमियन जो खुश होते हुए और उसे ले जाते हैं। दूसरी तरफ मैडम यू जो किचन में बेचारी काम कर रही थी, पहले वो विंग से सारा काम करवा लिया करती थी, लेकिन अब वुशियान से वो पूरा काम नहीं करवा पाती है। उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। पूरा काम तो बहुत दूर की बात है, वुशियान खुद से पानी भर के नहीं पीता है, वो उन लोगों को काम पे लगा देता है। और उसे ये भी पता चला यहाँ पे किसी को यूं ही नहीं मार सकते, किसी को जान से मारा दिया ऐसे ही तो उन पर लोग हमला कर देते हैं, उन्हें किसी जेल नाम की जगह पर बंद कर देते हैं, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। बहुत कुछ यहाँ पर उसे जानने को मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब भी है और उसी समय में बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी है, जो उसकी जिज्ञासा चीज़ों में और ज़्यादा बढ़ा रहा है। इसलिए वुशियान जियांग फैमियन के साथ में घूमने निकला। वो लोग एक पार्क में जाकर के बैठ चुके थे। उस पार्क में जो चीज़ें थी ना, उन्हें देखकर तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। एक झूला था, ये झूला उसके हिस्टोरिकल वर्ल्ड से बहुत अलग है। तो विभूषण उस झूले पे जाके बैठ गया और कहा, पिताजी इस पर कैसे झूलते हैं? तब उसके पिताजी उसे पीछे खींचते हैं और धक्का दे देते हैं। इसके बाद वो आगे जाता है। वहाँ काफ़ी समय तक ऐसे ही झूलने के बाद वो नीचे उतरता है और वहाँ पर एक स्लाइड रहती है जिस पे चढ़ जाता है। वो वहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है। वो बच्चों की तरह वहाँ पर खेल रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था और बच्चों से बात कर रहा था। इसके चलते वो पुरानी सारी बातें जैसे भूलता जा रहा था। उसे बहुत खुशी मिल रही है यहाँ पर। इस पार्क के बाहर काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे जिससे कुछ ना कुछ ला करके जियांग फैमियन उसे खिलाते रहते हैं, जो वो जियांग फैमियन के साथ बैठ करके खाता भी है। उसे बड़ा मज़ा आता है यहाँ खेलते हुए और खाते हुए, एंजॉय करते हुए। शाम के समय जब लगभग 4 बज रहे थे तब विंग जो एक बेंच पर थक कर बैठ चुका था, तब एक और लड़का उसके पास आकर के बैठ गया। विभूषण जो अब उस लड़के की तरफ देखता है अचानक से, क्योंकि उसे ये जो खुशबू आ रही थी ना, ये कुछ थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही थी। ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही थी। तो वो उस तरफ देखता है और उस इंसान का चेहरा देखकर विभूषण जो अब तक इतना खिलखिला के हंस रहा था, एंजॉय कर रहा था, वो सब कुछ वो भूल गया। अपनी जगह पे वो जम चुका था। उसे इस इंसान की शक्ल को देखकर बहुत कुछ याद आ गया था। वो डरावनी भयानक रात, वो सारे मंजर, वो युद्ध के क्षण, उसकी बहन को उठाकर ले जाना, उसको उठाकर लेके आना, सब कुछ उसे याद आ गया था। बहुत कुछ याद आ गया था उसे। इसलिए विभूषण उठकर खड़ा हो गया और पास में बैठा हुआ लड़का थोड़ा चौंक गया और अपने डरी हुई आंखों से वो विभूषण को देखने लगा। विभूषण उसकी आंखों में डायरेक्ट दिख रहा था। विभूषण की आंखों में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन दूसरा उस लड़के की आंखों में बहुत सारा डर था। तभी वहाँ पर एक और इंसान आता है जो उस लड़के के पास आके कहता है, अजान तुमसे कितनी बार कहा है दूर मत जाया करो। अजान अब वुशियान से आई कांटेक्ट तोड़ करके
उस इंसान को देखता है। तभी वो इंसान वहाँ आकर कहता है, अरे विभूषण तुम यहाँ, अरे वाह तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। उस दिन हॉस्पिटल से जाने के बाद तो तुम मुझे दिखे ही नहीं। वैसे यहाँ क्या कर रहे हो, किसके साथ आए हो? श्यान जिसे बहुत गुस्सा आया था उस लड़के के ऊपर, क्योंकि उसकी शक्ल उस एक इंसान से मिलती है जिससे विभूषण बहुत ज़्यादा नफरत करता है, इसलिए वो उस पर हमला करने वाला था। लेकिन तभी उसके पिता जांग फैमैन वहाँ आ चुके थे और वो कहते हैं, अरे भूषण विंग तुम क्या कर रहे हो, यहाँ बहुत देर से खड़े हो, क्या तुम्हें अब घर नहीं चलना? तभी लांस जैन जो उनकी तरफ देखते हैं कहते हैं, हेलो मिस्टर फैमैन, मेरा नाम लांस जैन है। तब फैमैन उनकी तरफ देखते हैं कहते हैं, सिचेन, लांस जैन, थैंक यू सो मच, आपने मेरे बेटे का इतने टाइम तक ख्याल रखा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो कितनी बुरी हालत में होगा जब वो आपको मिला होगा। तब लांस जैन कहते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वैसे आपने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया और आप इसे डिस्चार्ज करा के ले गए। मुझे ट्रीटमेंट करना था इनकी याददाश्त जा चुकी है, आपको पता है। तब फैमैन कहते हैं, हाँ समझा मैं कुछ, उसे कुछ भी याद नहीं था। ये भी याद नहीं था कि फ़ोन क्या होता है। मैं उसे समझा रहा हूँ और चीज़ें सिखा रहा हूँ, दुनिया में क्या क्या होता है ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ कोशिश जारी है। आज मैं इसे बाहर घुमाने के लिए लेकर आया था और पार्क में घूमने के बाद तो ये बच्चा बन गया था। लांस जैन कहते हैं, होता है जब वो अपने आप को कोई और समझ रहा है तो ऐसा होता है। वैसे राजकुमार अब आप ठीक हैं? विभूषण कहता है, जी। लेकिन उसकी आंखें ये बोलते हुए भी वांग जी से एक पल के लिए नहीं हटी थी और विंग की आंखों में वो गुस्सा शायद लांस जैन ने भाप लिया था। तो वो अजान को अपने बिल्कुल पास कर लेते हैं और उसे पकड़ते हुए बोलते हैं, वैसे ये मेरा भाई अजान है। अजान, इन दोनों को नमस्ते कहो। तो अजान झुककर उन दोनों को बो करता है। जांग फैमैन कहते हैं, अरे कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, तुम बहुत अच्छे हो बेटा। वैसे मुझे पता चला आपका भाई बोल नहीं सकता, जानकर बहुत बुरा लगा। वो शियान जो इस बात को अचानक सुनकर हैरान था और वो फैमैन की तरफ देखता है, फिर उस लड़के की तरफ जो कि उससे उम्र में थोड़ा कम लग रहा था, वो एक बच्चे की तरह ही दिख रहा था। विंग मतलब वुशन तुरंत कहता है, ये बोल नहीं सकता। तभी सिचेन कहते हैं, हाँ ये बोल नहीं सकता, दरअसल मेरा भाई बचपन से ही शांत है, पर हमने इसे पढ़ना लिखना सिखाया है, ये लोगों को समझ सकता है कि वो क्या बोल रहे हैं और हम इससे अक्सर साइन लैंग्वेज में बात किया करते हैं। वुशन तुरंत पूछता है, साइन लैंग्वेज वो क्या होती है? लैंग्वेज मतलब भाषा, पर साइन चिन्हात्मक भाषा, ये कौन सी भाषा होती है? तब सिचेन अपने भाई से कुछ बातें करते हैं और जो वांग जी है उन्हें उसी भाषा में जवाब देता है। तो वो कहते हैं इस तरीके से, वैसे आपने क्या पूछा अभी इससे? तब सिचेन कहते हैं, हाँ मैंने कुछ नहीं, बस इतना कि क्या वो घर चलना चाहेगा। उसने क्या कहा? वो कह रहा है कि उसे घर जाना है। अब उसने बहुत समय बिता लिया यहाँ पर, हम लोग रोज़ शाम को यहाँ एक बार घूमने के लिए आते हैं। वैसे आज मेरे भाई का जन्मदिन है, इसलिए मैं इसे थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ रुकने के लिए बोल दिया था। मेरे पास समय नहीं होता है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, पर जब भी समय मिलता है मैं इसके साथ यहाँ घूमने आ जाया करता हूँ। यहाँ से हमारी माँ की याद आती है। वैसे भी मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है। हम दोनों की माँ तो, ऐसा कहते हुए वो रुक गए। वुशन पूछता है, क्या हुआ आपकी माँ को, क्या वो बीमार हैं? सिचेन कहता है, काश के वो बीमार होती तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं उन्हें संभाल कर ठीक कर देता, पर अब वो हमारे बीच रही ही नहीं। सिचेन ये बोलते हुए बिल्कुल शांत सा हो गया था। अजान जो काफ़ी समझदार बच्चा है उसने सिचेन का हाथ पकड़ा और अपनी साइन लैंग्वेज में कहा कि उन्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास मॉम डैड नहीं है तो क्या हुआ, अजान तो उसके पास है ना। सिचेन अजान के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है इशारों में ही कि हाँ वो उसके साथ है। वो चैन को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछता है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ये मुझे मार डालेगा। सिचेन कहते हैं तुम अच्छा मजाक कर लेते हो वुशन, पर ऐसी बात नहीं है। मेरा भाई तो ये कह रहा है कि मुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई अजान है। अजान, वुशन अपने मन में थोड़ा ज़ोर से दोहराता है, मतलब आवाज़ सुनाई देती है बाहर। सिचेन कहता है, अरे नहीं, इसका नाम अजान नहीं है, वो तो मैं इसे बहुत प्यार से बुलाता हूँ, मेरा छोटा भाई है, ये बहुत प्यारा है इसलिए मैं इसे अजान बुलाता हूँ।
इसका नाम लानजान है, तुम इसे लानजान बुला सकते हो। वांग जी मतलब लानजान जो सिचन का हाथ पकड़ के खींचता है। तो सिचन जो कहते हैं अच्छा मैं समझ गया, वांग जी, इसका नाम वांग जी है। ये किसी को अपने आप को लानजान बुलाने ही नहीं देता। इस नाम से मेरी माँ अक्सर इसे बुलाया करती थी। वो शियान जो चाहता था कि लानजान को हर्ट हो, क्योंकि इसमें उसे उसकी चेहरा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये इंसान तो अलग है ना, जैसे इस दुनिया का विंग अलग है जो इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर हुआ है, उसे परेशान किया गया है, वैसे ये तो म्यूट है। भले इसका चेहरा उस इंसान से मिलता जुलता क्यों ना हो, पर ये इंसान तो दूसरा है ना। वुशियान के दिल में एक सॉफ्ट सा कॉर्नर उठ जाता है और वो अपनी आंखों में उमड़ रहे गुस्से को उस गुस्से के घूंट को पी जाता है। फिर वो अजान की तरफ देखकर कहता है मैं तुम्हारी भाषा तो नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे आती नहीं है, पर हाँ अब से तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है लैंसन जो विंग की तरफ देखता रहता है एकटक। विंग लैंसन से बड़ा है, इसलिए वो उसे बस हाँ में अपना सर हिलाता है और इशारों में थैंक यू गगा कहता है, जो कि सिचन ट्रांसलेट करके बताते हैं। विंग कहता है कि वो सीखना चाहता है ये वाली भाषा, इशारों की भाषा उसे भी जाननी है। तो सिचन उसे बताता है कि वो इंटरनेट पे जाके ऐसी कुछ चीज़ें सीख सकता है खुद से, और इनकी किताबें भी आती हैं। इसके बाद वो लोग बस बातें करने लगते हैं। वुशियान जो अचानक से कहता है वैसे आज तो लैंसन का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो जन्मदिन पर क्यों ना कुछ किया जाए। मेरे यहाँ पर तो बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया जाता था, हम तो पूरे महल में ही सजावट करते थे और बहुत सारे पकवान बनाते। लेकिन वुशियान रुक गया क्योंकि तीनों लोगों से बहुत ही घूर घूर के देख रहे थे और उस पर एक होता है ना पिटी फील करना, दया करना, वैसी आंखों से देख रहे थे। फैमियन का था कि उनका बेटा कब ठीक होगा, जिन का था कि बेचारा फिर से सदमा लगा, और बेचारा लानसन जो बस हैरान होकर देख रहा था। महल, पकवान, जन्म दिवस, क्या बात कर रहा है ये अतरंगी इंसान। सच में उसे ये देख कर ही ना हंसी आ गई और वो मुस्कुरा दिया। जब वुशियान ने ये देखा ना कि वो मुस्कुरा रहा है, उसकी मुस्कुराहट में वो जैसे कहीं खो गया, क्योंकि इस इंसान की मुस्कुराहट इसे उस वांग जी से बहुत अलग बनाती है। विंग जो मतलब वुशियान जो लानसन का हाथ पकड़ता है कहता है चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वैसे मुझे यहाँ का कुछ पता तो नहीं है, पर तुम मुझे बताते रहना कहाँ चलना है। वो लोग चलने लगते हैं और उस पार्क से थोड़ा दूरी पर एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर जाते हैं। सिचन जिन्होंने अपने भाई के लिए कभी जन्मदिन ऐसे मनाया नहीं क्योंकि उन्हें समय नहीं मिलता, और दूसरी बात लैंसन को अपना जन्मदिन मनाना पसंद भी नहीं है, इसलिए भी वो कभी नहीं मनाते थे। पर आज वुशियान के फोर्स करने पर वो लोग यहाँ आ चुके हैं और अब वो लैंसन का जन्मदिन मनाएंगे। उस दिन काफ़ी मज़ा आता है, वो लोग काफ़ी सारा खाना मंगाते हैं और वुशियान जो स्पाइसी फूड बोलता है कि जो भी लाना है बस मिर्ची वाला लेकर, तीखा, काफ़ी तीखा लेकर आए। ये बात फेमेन को पता है कि विंग को तीखा खाना पसंद है, लेकिन इतना तीखा ये उन्हें पता नहीं था। लेकिन फिर उसके लिए खाना आता है और विंग जो दबा के खाता है ना, उसे देखकर भी हमारा लैंसन हंसने लगता है। हालांकि विंग के फेस पर कोई फूड नहीं लगा था, जिस तरह हमने देखा था कि विंग के फेस पर लगा था हिस्टोरिकल टाइम में, वैसा नहीं था। वुशियान बहुत एलिगेंट वे में खाना खा रहा था क्योंकि वो एक राजकुमार रह चुका है, इस हिसाब से उसे बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करना आता है। उसी तरीके से उसने खाना खाया। लेकिन हाँ, हमारे वुशियान ने भी दबा कर खाना खाया था, जिसे देख करके हमारा लैंसन तो बड़े प्यार से हंस रहा था, जिसे देख कर वुशियान को अच्छा लग रहा था। वुशियान का मन कर रहा था कि वो इस लड़के के साथ थोड़ा और समय बिताए, थोड़ा और समय रहे, और ऐसा सोच कर वो उससे बोल भी देता है कि वो लोग अगले दिन भी वहाँ पर मिलेंगे। क्या लैंसन आएगा वहाँ पर वॉक करने के लिए? लैंसन तुरंत हाँ भर देता है। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और वुशियान पूरी रात बैठकर साइन लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च करता है अपने मोबाइल में, जो उसके पिता ने उसे चलाना सिखाया है। वहाँ वो इतनी रिसर्च करता रहता है, बहुत कुछ सीखता है। वुशियान का था कि पता नहीं वो किस दिन वापस से अपने समय में लौट जाए और यहाँ का विंग वापस आ जाए। तो वो विंग के लिए भी कुछ करना चाहता था और अपने खुद के राज्य के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता था। इसलिए वुशियान काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा था और बहुत जल्दी सीख रहा था। उस रात बैठकर वो पूरी रात सोया नहीं, बल्कि वही सब कुछ करता रहा। यहाँ तो उसे ये भी बताया कि उसके पास गोल्डन कोड नहीं है और ना ही वो रात भर जाग सकता है और बिना खाने के रह सकता है। ये काम वो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर वो एक नॉर्मल इंसान है। तो वुशियान जो थोड़ी देर के लिए सुबह के टाइम पे सो गया था, क्योंकि उसे तो शाम के वक्त जाना है ना लैंसन से मिलने के लिए,
और दोपहर को जब वो जागता है तो वो नीचे जाता है जहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था खाने के लिए। और हमारे भूषण को तो खाना बनाना आता ही नहीं, इसलिए भूषण तो बेचारा वहीं बैठा रहा। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, माँ क्या आप मेरे लिए कुछ बना देंगे, मुझे काफ़ी भूख लगी है। मैडम यूँ कहती हैं, तुमसे कितने कहा था इतनी देर तक सोने के लिए। तुम ये मत समझना कि तुमने अपने पिता को अपनी तरफ कर लिया है, इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर राजाओं की तरह रह सकते हो। मेरी बात मानो विंग, ये सब बस कुछ दिन के लिए है बेटा, इसके बाद ये लोग हमें इतना प्यार नहीं करेंगे। तुम्हारी माँ के लिए कि तुम यही चाहते हो कि वो सफ़र करे, तुम्हें अपनी माँ के लिए तो कम से कम ये सब छोड़ देना चाहिए। फिर से मेरे पुराने वाले विंग बन जाओ ना बेटा। वो श्यान जो गुस्सा हो गया था और गुस्से में बोलता है, आप कैसी माँ हैं, आप अपने बेटे से इतना भी प्यार नहीं करते हैं। वो पिता जो मेरा खुद का पिता नहीं है, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं, तो आपको इसमें परेशानी है। सच में मुझे शक होता है कि वो मेरे असली पिता हैं और आप मेरी नकली माँ हैं। वो श्यान साफ साफ अपने शब्दों में बोल देता है। उसे मैडम के ऊपर कभी कभी प्यार आता है क्योंकि वो उसकी माँ की तरह दिखती है, पर ये जो औरत है ना, ये बिल्कुल भी उसकी माँ की तरह नहीं है, इसलिए भूषण को गुस्सा भी आता है। कहीं से तो यान ली निकल कर आ रही थी, मतलब वो बाहर से कहीं से आई थी, जो अपनी बड़ी बड़ी हील्स में टक टक करते हुए आ रही थी। उसने बहुत छोटे कपड़े पहन रखे थे। भूषण को बहुत गुस्सा आई। अगर यहाँ यानली भी होती ना तो वो उससे ये ज़रूर कहता कि सिज्जे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों की नज़रें बहुत गंदी होती हैं। वो अपनी बहन को बहुत अच्छे कपड़ों में देखना प्रेफर करता है, पर यान ली जो कि एक बिगड़ी हुई लड़की है, उसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। विभूषण यान ली की तरफ देखता है और उसे भूख भी लगी थी, गुस्सा भी आ रहा था, तो भूषण यान ली के पास जाता है और उसे थप्पड़ खींच के मारता है। साथ ही उससे बोलता है, ये क्या पहन रखा है तुमने, तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। यान ली को बहुत डांट पड़ती है। साथ ही विभूषण जाकर खुद उससे बोलता है कपड़े चेंज करने के लिए। यान ली को मजबूरी में जा करके अपने कपड़े बदल कर आना पड़ता है। अब वो कपड़े घर के कपड़ों में थी, जिसमें उसने एक लूज सा पजामा पहन रखा था, साथ में एक टी शर्ट डाल रखी थी। विभूषण कहता है कि जाकर उसके लिए खाना बनाए और खुद के लिए भी बनाए, पर यान ली जो मना करती है तो विभूषण उसके पास ही खड़ा हो जाता है। यान ली को इतना डर लगता है अपने भाई से अब कि सच में अब वो एक रियल बड़ा भाई जैसा बिहेव करने लगा है। तो यान ली सीधा जाती है किचन में। विभूषण जो वहीं उसके पास ही खड़ा था, हर एक चीज़ को देख रहा था। यान ली को लगता है कि विंग को तो खाना बनाता आता है, पर उसे क्या पता ये तो भूषण है। पर खैर यान ली बहुत अच्छे से कुकिंग करती है, अपने लिए और अपने भाई के लिए काफ़ी अच्छा खाना बनाती है और दोनों बैठकर साथ में खाना खाते हैं। साथ ही भूषण अपने हाथ से अपनी बहन को खाना भी खिलाता है। उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है, देखो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही अपने भविष्य पर भी, समझे। वो उसे प्यार से भी समझाता है, पहले वार और फिर प्यार, ये उसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यान ली पहले आसानी से समझने वाली लड़की नहीं है। इसके बाद वो देखता है जब उसे वॉक पे जाना था, उस समय पर जियांग चेंग जो अपनी कार की चाबी को अपनी उंगलियों में फंसाकर घुमाते हुए अंदर आ रहा था। इस एक हफ्ते में उसने इन दोनों भाई बहनों से काफ़ी बार झगड़ा किया है और इन्हें डांटा भी है, पर हाथ नहीं उठाया था। आज उसे लगता है कि इन्हें मारना ही पड़ेगा। जियांग चेंग जो विभूषण को देख के डर गया था, क्योंकि पिछले बार की मार उसे याद है और उसके निशान उसके फेस से अभी गए नहीं हैं। तो वो कहता है, माँ इससे कहो दूर रहे। तभी भूषण जो उसका हाथ पकड़ के खींचता है कहता है, क्या कहा तुमने, या यही तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का। वो मैं वो क्या, कहाँ गए थे तुम। जियांग चेंग इतना डर गया कि उसने कहा, वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मैडम यूँ कहती है, गर्लफ्रेंड, तुमने तो कहा था तुम किसी को पसंद नहीं करते। तभी जियांग चेंग जो गल्प करते हुए बोलता है, वो मैं, उसे बहुत डर लग रहा था। जिस तरह से विंग पहले हिचकिचाया करता था, उस तरीके से जियांग चेंग हिचकिचा रहा था। पर भूषण उसे कहता है, अपनी ये हरकतें बंद करो और हाँ, अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हें पता है ना पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए, समझ आया। कल से कोई पार्टी वार्टी नहीं चलेगी। अगर तुम्हें मैंने घर से बाहर निकलते हुए देख लिया और भी अपने इन फालतू कामों के लिए, तो तुम्हारी ये पैर है ना, रहेंगे नहीं तुम्हारे शरीर में, मैं अलग कर दूंगा। विभूषण की धमकी इतनी ऑथेंटिक थी कि जियांग चेंग अंदर से कांप गया। उसे लग रहा था कि अभी के अभी वो अपनी पैंट गीली कर देगा, इसलिए वहां से तुरंत निकल जाता है। और विभूषण कहता है कि वो कुछ देर के लिए पार्क में घूमने जा रहा है, तब तक लिए सब लोग आराम करें और अपने काम करें, न कि फालतू के काम करें।
स्पेशली विभूषण ने अपनी मॉम को बहुत अच्छे से सुधार रखा था। उसकी मॉम भले उसे कितना ही इमोशनल टॉर्चर करने की कोशिश करती रहे, पर विभूषण नहीं मानता था। हाँ, कभी कभी उनसे अपनी बात नहीं मनवा पाता था, जैसे कि अभी खाना बनवाने वाली बात उसने नहीं मनवा पाई। लेकिन हाँ, वो अक्सर उनकी टीवी बंद कर दिया करता था और उन्हें बाहर जाने से मना करना, उनसे घर के काम करवाना और उनकी लाइफ पे फोकस करना। जैसे कि वो बुरे लोगों के साथ हैं तो उन्हें वहाँ जाने से टोकना, ये उसका काम बन गया था। इस तरीके से वो सच में एक बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाने लगा था। विभूषण जो वहाँ से सीधे उस पार्क की तरफ निकल जाता है। उसे कुछ तो करना है उस म्यूट लड़के के लिए। वो भले वांग जी की तरह दिखता हो, पर हाँ, उसके बड़े भाई ने भूषण की जान बचाई है एक तरीके से। हाँ, क्योंकि उसने विंग की जान बचाई है ना, तो भूषण का था कि उसकी मदद तो करनी चाहिए। एक ऐसे इंसान जिसने उसकी जान बचाई है, उसका कर्ज तो उतारना ही पड़ेगा, वो भी इस दुनिया से जाने से पहले। तो उसकी आवाज़ वापस लाने का कोई ना कोई तरीका तो उसे खोजना ही होगा। ये सोचते हुए वुशियान जो वांग जी से काफ़ी मीटिंग करने लगता है, ये जानने के लिए क्या कि उसे परेशानी क्या है कि वो बात नहीं करता, और इसलिए वो उसके पास जाता है। उस दिन वो काफ़ी देर तक वो वांग जी के पास बैठा रहता है, लैंसन से बातें करता है और लैंसन के साथ घूमता भी है, साइन लैंग्वेज में बातें करने की कोशिश करता है। और वांग जी जो अपना फ़ोन लेकर आया था, तो वुशियान और लैंसन अपना वीचैट अकाउंट चेंज करते हैं। साथ ही वो एक दूसरे को मैसेज करके वहीं पर बातें करते हैं, क्योंकि हमारे विंग को कुछ चीज़ें तो समझ ही आ ही नहीं रही थी। वुशियान जो कुछ चीज़ें समझ ही नहीं पा रहा था, कुछ क्या काफ़ी सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहा था लैंसन के लैंग्वेज में, जो वो साइन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता था। इसलिए वो मैसेज के थ्रू बात कर रहे थे। काफ़ी अच्छा समय उन्होंने बिताया। समय यूं ही बीतना लगा। वो दोनों रोज़ शाम को वॉक के दौरान मिलते थे, कभी कभी यूं ही घूमने के लिए, खाना खाने के लिए चले जाया करते थे। साथ ही इधर हमारा भूषण जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है ऊट-पटांग काम करने में, तो वो एक मेडिसिन तैयार कर रहा था। काफ़ी सारे हर्ब्स मिलाकर, काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करके। उसके पास हिस्टोरिकल नॉलेज है जो वो इस्तेमाल कर रहा था। उन थेरेपीज़ का इस्तेमाल कर रहा था वो लैंसन के ऊपर। उसके गले को मसाज देना, उसे रिलैक्स करना और उससे हमिंग के साउंड निकलवाना, जो कि वो सांस लेकर के निकालता था। मतलब आवाज़ नहीं होती थी उन साउंड में, लेकिन हाँ, वो कोशिश करता था। और ये सारी चीज़ें इतनी सीक्रेट चल रही थी कि लैंसन ने कभी अपने भाई लैंसन को नहीं बताई और ना ही भूषण ने बताई। भूषण ने मना भी किया था कि वो लोग उसके भाई को सरप्राइज़ देंगे। इसके चलते वो उसकी आवाज़ पे काम कर रहे थे। हो सकता है लैंसन की आवाज़ वापस ना आए तो उसके भाई को निराश होना पड़े। इससे अच्छा है कि वो ना बताएं। अगर वापस आई तो सरप्राइज़ मिलेगा, और नहीं आए तो वैसे भी लैंसन अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ये सोचते हुए भूषण ने उसे यही सोल्यूशन दिया था, सजेस्ट किया था, जिसे लैंसन ने मान भी लिया। लैंसन को अपना वी गगा बहुत अच्छा लग रहा है। सच में ये लड़का उसकी ज़िंदगी में जैसे कोई बाहर बन के आया है। कहाँ लैंसन की ज़िंदगी बेरंग थी, बेस्वाद थी। वो अपने भाई के अलावा किसी को जानता तक नहीं था, किसी से बात नहीं करता था, और यहाँ पर ये इंसान उसे हर पल खुशियाँ दिया जा रहा है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? आपको जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड किसी ने पूछा था कि इसके कितने एपिसोड्स और बनेंगे, तो डोंट वरी फ्रेंड, इसके ज़्यादा एपिसोड नहीं बचे हैं। ये स्टोरी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। ऑलमोस्ट आई थिंक 2 एपिसोड्स में ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा पार्ट्स नहीं बचे हैं। तो तब तक के लिए एंजॉय करो, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।